नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मध्य प्रदेश की खेल विशेष श्रृंखला में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित चर्चा आगे बढ़ाई है। आज उसी बात को थोड़ी सी आगे और बढ़ाएं और आप लोगों को जैसा याद होगा कि हमने मध्य प्रदेश के खेल में अभी हम लोग हॉकी खेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी में देखते हैं क्या कुछ नए विशेष पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। प्रश्न एग्जाम के हिसाब से दोस्तों यहां से महत्वपूर्ण बनेगा कि बताएं मध्य प्रदेश की ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि एकलव्य पुरस्कार पहले आपको पता होना चाहिए किस उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है ना। कमेंट करके फटाक से बता देंगे कि एकलव्य पुरस्कार के लिए एज लिमिट क्या है। तो अब आपसे क्या प्रश्न पूछेगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, नाम क्या है, करिश्मा यादव। क्या नाम है, करिश्मा। यानी कि करिश्मा ने ऐसा करिश्मा किया कि वो पहली बार एकलव्य पुरस्कार जीती, जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि आपके मध्य प्रदेश में तमाम हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, कुछ और खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जैसे आपसे पूछता है हसरत कुरैशी का संबंध किस खेल से है और यह किस जिले से संबंध रखते हैं, तो आप बताएंगे इनका संबंध हॉकी खेल से है और ग्वालियर जिले से है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्रिकेट खेल में जब कभी खिलाड़ियों के बारे में हमसे पूछता है तो आपका एक आंसर होगा, क्रिकेट में मोस्ट ऑफ प्लेयर जो है इंदौर से संबंधित है। कहां से संबंधित है, इंदौर से संबंधित है। तो आपको दोस्तों ये बात याद रखना है कि जब क्रिकेट खेल की बात आती है ना, तो 90% तक संभावना वह खिलाड़ी कहां से होगा, तो आंसर अपना होगा कि सर वो इंदौर से होगा। कहां से होगा, कि सर वो इंदौर से होगा। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब भाई यदि बात करते हैं इसी तरीके से हॉकी खिलाड़ी की बात की जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि और किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें हॉकी खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर नंबर ऑफ प्लेयर कहां मिलने वाले हैं, वो आपके ग्वालियर जिले में या ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले हैं। ये बात हम याद रखेंगे। तो इसीलिए हॉकी का गढ़ कह रहे हैं ना, इसीलिए हॉकी का गढ़ कहते हैं किसको, आपके ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को। बताया था ना पिछली क्लास, आपको याद होगी। तो याद रखिएगा कि हॉकी खेल में ग्वालियर जिले का दबदबा है और क्रिकेट में आप बताएंगे इंदौर का है ना। चलिएगा, तो अब देखें जरा कि आपके हसरत कुरैशी साहब कहां के हैं, तो आपने बता दिया ग्वालियर के, हॉकी खेलते हैं। अरमान कुरैशी ये भी ग्वालियर से हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नीरज राणा। अब दोस्तों इनको जरा ढंग से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीरज और सरनेम भी राणा, थोड़ा सा दोनों चीजें अपने को समझ नहीं आएंगी कि ये नाम देख करके हमारे मन में विचार आ सकता है कि ये हॉकी के पुरुष खिलाड़ी हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के हॉकी के पुरुष खिलाड़ी नहीं है। इसलिए मैंने यहां पे नीचे क्लियर लिखा है, ये हॉकी में मध्य प्रदेश में हॉकी खेल से कौन है, महिला खिलाड़ी हैं। ये बात हमें यहां से याद रखना है। क्लियर है ना। अगले पॉइंट देखते हैं, सुनिधि चौहान। तो सुनिधि चौहान कहां से हैं, भोपाल से हैं। इनका संबंध शूटिंग से, ये शूटिंग आ गया, गलत हो गया है ना। चलो कोई नहीं, हम यहां से याद रख लेंगे। आप अभी क्योंकि हम लोग हॉकी की बात कर रहे हैं, तो हॉकी में ये 3 खिलाड़ी याद रखें। अब देखो अंकित पाल, इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा, याद रखिएगा, ग्वालियर से संबंधित है, हॉकी खेलते हैं। क्या नाम है, अंकित पाल। ये बात याद रखो। अब देखें आपने कौन कौन से नाम पढ़ लिए। हमने नाम पढ़ा यहां से, सबसे पहले कुरैशी ब्रदर्स पढ़े, हसरत कुरैशी और अरमान कुरैशी। आपकी ये हसरत है या आपका ये अरमान है, ऐसे हसरत या अरमान आपका, आप याद कैसे रखेंगे, हमें ये हसरत है या हमारा ये अरमान है। क्या अरमान है कि अंकित और नीरज, हमारा ये अरमान है कि अंकित और नीरज को अर्जुन अवार्ड मिले, अंकित और नीरज को अर्जुन अवार्ड मिले। तो आपकी क्या हसरत है या आपका क्या अरमान है, हमारी हसरत और हमारा अरमान ये है कि अंकित और नीरज को क्या मिले, तो अर्जुन अवार्ड मिले। ये दोनों सारे खिलाड़ी ग्वालियर से हैं। तो आप याद रखेंगे, एक तो आपके हसरत कुरैशी हो गए, दूसरे अरमान कुरैशी हो गए, नीरज राणा महिला खिलाड़ी हैं, उसके बाद अंकित पाल ग्वालियर से हो गए, उसके बाद अर्जुन शर्मा ग्वालियर से हो गए। तो आपने क्या याद रखा, आपका क्या हसरत है, आपका
क्या अरमान है कि एक ही अरमान है कि अंकित और नीरज को क्या मिल जाए, अर्जुन अवार्ड मिल जाए। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़े तो देखें अगली बात देखेंगे मधु यादव। दोस्तों ये नाम भी हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो मधु यादव का संबंध जो है आपके हॉकी खेल से है, हॉकी खेल से है, और जिला पूछेगा तो आप ग्वालियर जिला आंसर करने वाले हैं। अब जरा समझना, इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है ना वो आपकी ग्वालियर हॉकी एकेडमी से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। कहां से ट्रेनिंग ली है? ग्वालियर हॉकी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। ये बात महत्वपूर्ण रहेगी, याद रखिएगा। तो अब क्यों रहेगी? क्योंकि इन्हें 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? मधु यादव। मधु यादव क्या खेलती हैं? सर हॉकी खेलती हैं। किस जिले से संबंध रखती हैं? ग्वालियर जिले से संबंध रखती हैं। कब इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2000 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह प्रश्न हमें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, इसलिए भाई जरा आराम से और ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? हमसे प्रश्न पूछेगा, बताएं सुशीला चानू। अब आप लोग नाम से तो समझ गए होंगे ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। सही बात है, सुशीला चानू जी ये मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं। समझना बात को, ये मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? ये रहने वाली मध्य प्रदेश की नहीं है, मूलतः मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन ये एमपी के लिए खेलती हैं दोस्तों। तो देखिएगा इनका खेल क्या है, तो पूछे सुशीला चानू क्या खेलती हैं, मीराबाई चानू क्या खेलती हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि चानू सिस्टर्स है तो हम वेट लिफ्टिंग में लगा देंगे ना, आराम से लगाएंगे, धैर्यता के साथ लगाएंगे। संयम धैर्य एग्जाम का सबसे अहम आपके लिए कर्तव्य होगा, ये बनाए रखिएगा। तो आप याद रखेंगे सुशीला चानू क्या हॉकी खेलती है, क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। और अब इन्होंने, इनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ट्रेनिंग ग्वालियर हॉकी एकेडमी में हो रही है। इनकी दोस्तों ट्रेनिंग ग्वालियर हॉकी एकेडमी में हो रही है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। हमसे पूछेगा, अब पूछ लेगा कि बताएं इनका संबंध किस राज्य से है, जन्म कहां हुआ था, तो हम बताएंगे मणिपुर राज्य में जन्म होता है। उसके बाद वही पली बढ़ी, प्रारंभिक शिक्षा हुई, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे ग्वालियर हॉकी एकेडमी में, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के ग्वालियर हॉकी एकेडमी में आकर के ये ट्रेनिंग लेती हैं और मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? कमेंट करेंगे। फिर पूछेगा सुशीलाबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो ये भी कमेंट करेंगे। और अब पूछेगा इनका संबंध किस राज्य से है और किस राज्य के लिए खेलती हैं, तो राज्य इनका जन्म स्थान मणिपुर है और मध्य प्रदेश के लिए खेलती है ना। तो ये सारी बातें दोनों क्लियर हो गई। इनका जन्म स्थान सारी चीजें आपके मध्य प्रदेश से, मधु यादव का, सुशीला चानू में, ये सारी बातें हम यहां से याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, ये तो हो गया ना। आगे चलो जरा, अगला नाम याद रखेंगे, कुछ और खिलाड़ियों के नाम हैं। जैसे आप याद रखें इशिका चौधरी क्या खेलती है, हॉकी। मधु यादव आपको पता ही है, नेहा सिंह हॉकी खेलती है, करिश्मा यादव आपको पता है, नीरज राणा आपको पता है। तो दोस्तों ये सभी महिला खिलाड़ी कहां की हैं? ग्वालियर की हैं। ये सभी महिला खिलाड़ी कहां की हैं? ग्वालियर की हैं। तो आपको याद रखना है एक सरल तरीके में, आपने याद रखा एक तो नाम इशिका चौधरी, आपसे पूछता है दोस्तों कौन सा खिलाड़ी किस जिले से संबंध रखता है, और वही खिलाड़ी पूछेगा, एक बात और समझना, सारे खिलाड़ियों के नहीं पूछेगा, वो खिलाड़ी जो हाल ही में चर्चा में है या जिन्होंने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया होगा उनकी डिस्ट्रिक्ट पूछता है, बाद बाकी खेल और खिलाड़ी के नाम पूछेगा कि यह खिलाड़ी किस जिले से संबंध रखता है। बाद बाकी सिंपल सी बात है, कौन सा खेल है और ये कौन से खिलाड़ी खेलते हैं। और मधु यादव को जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, मधु यादव क्या खेलती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सर कि ये हॉकी खेलती हैं। फिर नेहा सिंह को याद रखो, क्या किसे याद रखेंगे भाई, नेहा सिंह, तो आप नेहा सिंह। करिश्मा को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, करिश्मा यादव है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला नाम नीरज राणा को भी आप लोग पहचान गए हैं। किसको पहचान गए दोस्तों? नीरज राणा को भी पहचान गए हैं। तो आप याद रखो ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंध रखने वाली महिला खिलाड़ी हैं, इशिका, मधु, नेहा, करिश्मा, नीरज राणा, इन सबके नाम हमको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भोपाल स्थित तात्या टोपे स्टेडियम, इसको हमने क्या किया गया है, खेल से संबंधित इसको हमने संग्रहालय या म्यूजियम बना दिया है। पूछ ले, बताएं हमने मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम को संग्रहालय के तौर पे या म्यूजियम की तरह डेवलप किया गया, कर रहे हैं या किया गया है, तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम। क्या? तात्या टोपे स्टेडियम। ये बात मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, बताई थी
आपसे कभी पूछता है बताएं तात्या टोपे स्टेडियम, बताएं तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो किस जिले में है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये भोपाल में है। कहां है दोस्तों? ये भोपाल जिले में है। और ये क्यों फेमस है तो आप बताएंगे इसे हमने म्यूजियम की तौर पे विकसित किया है, संग्रहालय की तौर पे विकसित किया है। किसको? तात्या टोपे स्टेडियम किस जिले में है? भोपाल में है। अगला पॉइंट देखें, कृत्रिम घास। कृत्रिम घास मतलब एस्ट्रोटर्फ। मैंने ये भी बताया था मिनी स्टेडियम के साथ साथ में हमने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बना रहे हैं या एस्ट्रोटर्फ विकसित कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा। कभी पूछता है कि बताएं एस्ट्रोटर्फ वाला एकमात्र स्टेडियम कौन सा है, तो ये तो बात आप बहुत ढंग से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आया है तो चर्चा कर लेते हैं। एस बाग में है। कभी पूछेगा क्योंकि ये तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद होगा ना, भोपाल हॉकी एकेडमी, भोपाल हॉकी एकेडमी ऐसे लिख ही लेते हैं। भोपाल हॉकी एकेडमी का प्रश्न पूछता है कहां है, तो आप बताएंगे सर ये भोपाल में ही ऐशबाग स्टेडियम में व्यवस्थित की गई है ना। ये सारी बातें हमें याद होना चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कभी प्रश्न पूछता है कि हॉकी खिलाड़ी ग्वालियर के कौन कौन से हैं, महिला खिलाड़ी, तो आप इन सबके दोस्तों नाम याद रखेंगे। उनके बाद कभी पूछेगा ऐसा स्टेडियम जिसको हमने म्यूजियम के तौर पर विकसित किया है, संग्रहालय के तौर पर विकसित किया है, तो आंसर टीटी यानी कि तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल आंसर कर देंगे। फिर पूछता है कि बताइएगा एस्ट्रोटर्फ। ये सारी बातें आपको पहले से याद है, मैंने कुछ नया नहीं बताया है ना, बस आपको रिवाइज करा दिया। आगे चले तो अगली बात देखिएगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चलेगा सुनते हैं। वैसे मुझे याद है कि मैंने शायद जब आपको स्पोर्ट्स में शुरू में पढ़ाया था तब ये पॉइंट की चर्चा की थी मैंने, कि आपने मध्य प्रदेश में पहला, हमारे मध्य प्रदेश का पहला हॉकी आवासीय विद्यालय कहां बनाया गया। प्रश्न क्या आएगा, क्वेश्चन समझना दोस्तों, फिर हम लोग इस पॉइंट की चर्चा करेंगे। प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह से, मध्य प्रदेश में हॉकी आवासीय विद्यालय, हॉकी आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय माने आप बताएंगे दोस्तों इसको हॉकी हॉस्टल के रूप में कौन से स्कूल या किस जिले में विकसित किया गया है। ये आवासीय विद्यालय किस जिले में बनाया गया है, ऐसा प्रश्न आएगा। किस जिले में बनाया गया है, ऐसा दोस्तों प्रश्न आएगा, ये हमें याद रखना है। तो आप बताएंगे ये किस जिले में बनाया गया है, तो आंसर कर देंगे नरसिंहपुर में। और दोस्तों मैंने इसके साथ साथ नरसिंहपुर की और कुछ बातें भी बताई थी, आपको याद आ जानी चाहिए तुरंत। हमने इसके बारे में क्या क्या बातें बताई थी, जैसे पहली बात करते हैं ये बनाया कब गया था। कभी दोस्तों प्रश्न पूछे ये बनाया कब गया था, तो दोस्तों आंसर आएगा एस्टेब्लिशमेंट कब किया, तो दोस्तों याद रखेंगे 1991। और भाई मेरी एक बात को याद रखा करो, मैंने आपको बता दिया कि जिस भी प्रश्न में मोस्ट ऑफ जिस भी प्रश्न में यदि आपके पास में यूनिट डिजिट ना एक है, यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, यदि 1 है तो चांस बनेंगे 90% तक संभावना रहेगी, 90% तक दोस्तों संभावना रहेगी कि वो इवेंट, वो घटना पहली बार हुई हो, वो इवेंट, वो घटना दोस्तों पहली बार हुई हो। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें, आपको काम आएगी, आपको काम आएगी। चलिएगा, तो अब कभी प्रश्न पूछता है ये हॉकी जो हम हॉस्टल बना रहे हैं या आप हॉकी एकेडमी आवासीय विद्यालय के रूप में बना रहे हैं, वो कहां पे, नरसिंहपुर में। किस वर्ष बनाई गई थी, 1991 में बनाई गई थी। और इसी के साथ साथ मैंने बताया कि 1991 में याद रखेंगे कि जनगणना में नरसिंहपुर साक्षरता में अव्वल आया। उसके बाद याद रखेंगे कि यहां पे गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। और अगली बात देखो, अब प्रश्न क्या क्या बनते हैं यहां से, ये सभी बातें याद रखो, है ना। लेकिन एक और प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश का आवासीय खेल आवासीय विद्यालय, मध्य प्रदेश का खेल आवासीय विद्यालय, ऐसा भी प्रश्न आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश का खेल आवासीय विद्यालय लिखेंगे, खेल आवासीय विद्यालय, आवासीय का मतलब हॉस्टल, वहां पे रह सकता है। खेल आवासीय विद्यालय कहां बनाया गया, कहां बनाया गया। यदि दोस्तों आपको याद आ गया ना तो फटाफट कमेंट कर दें, यदि आपको याद आ गया ना तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहां बनाया गया, तो आंसर करेंगे। लेकिन हॉकी आवासीय विद्यालय पूछेगा तो आंसर नरसिंहपुर करेंगे। इसका आप लोग अभी आंसर करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलेगा। तो देखते हैं क्या
अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहां है? मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कहां है, एकेडमी कहां है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2006 में ग्वालियर में बनाई गई थी। 2006 में दोस्तों कहां? ग्वालियर में बनाई गई थी। यह बात हम यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझना, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी 2007 में भोपाल में। कहां पे? 2007 में भोपाल में। लेकिन मैंने एकेडमी के बारे में आपको पहले की क्लास में बता दिया, पिछली क्लास में बता दिया है। अच्छा, उस कुछ प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करो। तो आंसर हो जाएगा सीहोर। आंसर क्या हो जाएगा? सीहोर में पहला आवासीय, सीहोर में पहला आवासीय खेल विद्यालय बनाया गया। पहला आवासीय खेल विद्यालय बनाया गया, है ना? चलेगा। तो ये पॉइंट, ये बात हम यहां से याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश में अब देखो, आपने लगभग हॉकी से संबंधित दोस्तों सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार आपने जो, अच्छा एक बात और सुनिएगा कि आप रफली नोट्स जरूर बनाइएगा। जो आपको व्यवस्थित नोट्स मिल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब पढ़ें तो एक रफली नोट्स आपके नहीं कहें, हिंदी में बताऊं तो आपकी पांडुलिपि में होना चाहिए। मतलब आपके हाथ के द्वारा लिखे हुए नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। ये बात याद रखिएगा। तो रफली नोट्स जरूर बनाएं। पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवाएंगे, सही बात है, लेकिन जो आप रफली तैयार करोगे ना खुद की मेहनत से, वो चीज हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, आपके जहन में रहने वाली एग्जाम तक वैसे का वैसा ही सीन दिमाग में रहेगा। इसलिए बार बार कहेंगे कि आप जरूर पेन कॉपी के साथ में चीजों को नोट किया करें, है ना? चलेगा। क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको लिख नहीं सकते, बोल दिया जाता है, तो अब आप फिर बाद में मन में संदेह हो सकता है कि सर ने पढ़ा दिया, नोट्स में तो है ही नहीं। इसलिए आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना? चले तो आगे बढ़ते हैं। हम अगले खेल के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है, क्या है? बैडमिंटन नाम है। देखते हैं मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन के बारे में। तो अब सबसे पहले याद रखेंगे, हमसे पूछे कि बताएं इस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी दोस्तों। कब? 1946 में की गई थी। यह बात हमको याद रखना। जितनी भी एकेडमी है उनको मैं एक बार अलग से पढ़ाऊंगा। जितनी एकेडमी बनी है, देखो खेल पढ़ रहे हैं तो उनके साथ साथ तो पढ़ना ही है, और बाद में मैं इनको एक साथ सारी स्पोर्ट्स की एकेडमी एक साथ पढ़ाऊंगा, जिससे आपको सरल तरीके से याद रह सके, है ना? क्विक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा आप लोगों का। और अभी तो हम खेल पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें याद रखेंगे, क्योंकि वर्ष और इनका हेडक्वार्टर कहां बनाई गई, ऐसे प्रश्न हमसे बार बार पूछेगा एग्जामिनर। इसलिए आप ये सारी बातों को ढंग से याद रखना इंपोर्टेंट नहीं है, ये महा इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आपसे पूछेगा बैडमिंटन एसोसिएशन कब बनाया गया? 1946, 1946 में, ठीक है। अब जरा समझना, अब पूछेगा कि आपने इस संगठन, इस एसोसिएशन की स्थापना तो कर दी, कहां कर रहे हैं? जबलपुर में कर रहे हैं। तो प्रश्न को सुनना, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन कहां बनाया गया? आंसर कर देंगे जबलपुर। कब बनाया गया? 1946 में बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1946 में बनाया गया। क्लियर है। लेकिन आजकल इसका हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, वो मुख्यालय कहां पहुंचा दिया है? इंदौर शिफ्ट कर दिया। कहां पे? इंदौर। प्रश्न क्या आएगा? बैडमिंटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बताइएगा। तो या वर्तमान का हेडक्वार्टर बताइएगा, या तो सिंपल हेडक्वार्टर पूछेगा या वर्तमान। तो हमारा दोस्तों हर परिस्थिति में अब आज के नजरिए से आंसर आप लोग एक ही लगाएंगे, इंदौर में। लेकिन कभी प्रश्न पूछे बताएं मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी, तब दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा क्या? तब आंसर कर देंगे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, न्यायिक राजधानी जबलपुर में, है ना? यही तो आंसर करोगे। अब कहां है इसका हेडक्वार्टर? तो अब बता देंगे ये है आपके इंदौर में। आगे चलते हैं, अगली बात देखते हैं कि ये भाई, ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हमें यहां से याद रखना है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सुधीर वर्मा को याद रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों सुधीर वर्मा को याद रखेंगे कि सुधीर वर्मा के पुत्र हैं, इनका नाम है समीर वर्मा। सुधीर वर्मा, समीर वर्मा और आपके सौरभ वर्मा। समझना कि बैडमिंटन खेल में पिता पुत्र और उनका भाई, पिता पुत्र का मतलब हो गया कि सुधीर वर्मा के दो बेटे हैं, सुधीर वर्मा के दोनों बेटे बैडमिंटन खेलते हैं। कौन कौन है? एक का नाम है समीर और एक का नाम है सौरभ। तो जरा ध्यान से देखना, सुधीर वर्मा के पुत्र का नाम क्या है? समीर वर्मा। और यहां फिर लिखा है सुधीर वर्मा के पुत्र का नाम क्या है? सौरभ वर्मा। तो आप दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये तो सुधीर वर्मा जी हो गए, और इनके आपने दोनों बेटे कौन कौन से? एक का नाम है समीर, ठीक है, और एक का नाम क्या है? सौरभ। एक का नाम क्या है? समीर
और एक का नाम क्या है भाई, सौरभ। तो सुधीर वर्मा जी के, यानी कि ट्रिपल एस याद रखेंगे, SSD ट्रिपल SD करके याद रख सकते हैं, ट्रिपल SD। क्योंकि डी क्यों आ रहा है, ये धार के रहने वाले हैं, कहां से संबंध रखते हैं, तो तीनों खिलाड़ी आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। एक तो सुधीर वर्मा है, समीर वर्मा है और सौरभ वर्मा है। सुधीर, समीर, सौरभ, ये क्या खेलते हैं, ये बैडमिंटन खेलते हैं। और कहां से संबंधित है, तो आंसर कर देंगे धार जिले से संबंधित है। यानी कि इनका बैडमिंटन का खेल जो है ना, तो एकदम धारदार खेल है, इसलिए इनका संबंध किस जिले से है, धार जिले से है। ठीक है, तो चलिएगा, आप ये सारी बातें याद रखेंगे। सुधीर वर्मा का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से। सौरभ या समीर, जो भी पूछेगा सबके आंसर बैडमिंटन लगा देंगे। और पूछ ले ऐसे पिता पुत्र जो बैडमिंटन खेलते थे, तो आप याद रखेंगे सुधीर के साथ साथ समीर और सौरभ। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनेगा, सुधीर वर्मा को 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, किसको, तो आंसर कर देंगे सुधीर वर्मा को। बोलो बात क्लियर हो पाई। अब देखो, इनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कई सारे प्रश्न बनेगा। इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किस जिले से है, किस खिलाड़ी को आपने बैडमिंटन के किस खिलाड़ी को आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया वर्ष 2018 में, तो आंसर हो जाएगा सुधीर वर्मा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर में, ये मैंने बता दिया, हॉकी का छात्रावास बनाया गया, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, जिनकी ऐसे बालक जिनकी उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच में है, उनको वहीं पे रखेंगे, वहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, वहीं खिलाएंगे। रहना फ्री, खाना फ्री और खेलना फ्री, सारा काम सरकार के नेतृत्व में या सरकार के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलेगा, अब बहुत ही शानदार खेल अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है मलखंब। और दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये बात आप यहां से याद रखेंगे। तो मलखंब में क्या याद रखना है, इस तरह से आप देखेंगे बच्चे एक लकड़ी के सहारे क्या करेंगे, योग का प्रदर्शन करते हैं, इसे हम मलखंब कहते हैं। मलखंब खेल दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मलखंब खेल आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, वो दो शब्द क्या क्या हैं, तो पहला याद रखेंगे, जैसे यहां पे लिखा मलखंब, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ऐसा लिख लेते हैं, समझने के लिए लिख लेते हैं मलखंब, है ना। वैसे तो आजकल जो लिखने का तरीका है वो आपके स्क्रीन पे अभी दिख ही रहा है, ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा है मलखंब, लेकिन ये क्या है, मल्ल और खंब। मल्ल किसे कहते हैं, मल्ल हम लोग एक सामान्य बोलचाल में पहलवान को भी कह देते हैं, योद्धा को भी कह देते हैं। तो आप यहां से याद रखेंगे, इसका जो अर्थ होता है मल्ल का, वो होता है योद्धा या वीर बलवान, कुछ भी कह सकते हैं। मल्ल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, योद्धा, वीर, बलवान, जो भी आपको ठीक लगे आप वो नाम दे सकते हैं या कह सकते हैं। अब बात आती कि खंभ, खंभ का मतलब क्या, एक पोल जैसी संरचना, एक खंबे को हम क्या कह रहे हैं, खंभ कह रहे हैं। तो समझना कि एक ऐसा योद्धा या एक ऐसा खिलाड़ी जो इस खंभ के सहारे क्या करेगा, अपने कर्तव्य या योग का प्रदर्शन करेगा, इसे या इस खेल को कहते हैं मलखंभ। क्या कहते हैं दोस्तों, इस खेल को कहते हैं मलखंभ। तो चलिएगा यहां से जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से याद रखेंगे कि मल्ल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो योद्धा या क्या होता है, बलवान होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये मल्ल है या योद्धा है जो यहां पे लड़ रहे हैं, लेकिन मलखंभ में ऐसे लड़ेंगे नहीं। ये तो आपको मात्र एक छोटा सा उदाहरण बता दिया कि मल्ल क्या है, योद्धा क्या है। खंभ क्या है, तो खंभ आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, इस लकड़ी के सहारे ये सभी क्या करने वाले हैं, अपने खेल को प्रदर्शित करने वाले हैं, ये अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। तो इस खंबा या इस लकड़ी के सहारे जो मल्ल माने योद्धा या बलवान जो व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, अपने योग का या अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। ये इसी खेल को क्या कहते हैं, मलखंभ कहते हैं। क्लियर होगी सारी बातें। अगली बात देखो, मलखंभ खेल के क्या प्रकार होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। तो मलखंभ खेल सामान्यतः दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होता है। कभी बाई चांस ऐसा ही प्रश्न पूछ ले, बहुत सिंपल है, सरल है, लेकिन जब नहीं पता तो सबसे कठिन वही होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो कभी पूछ ले कि बताएं आपका मलखंभ खेल कितने प्रकार का होता है, तो आंसर कर देंगे सर ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, पहला है फिक्स्ड मलखंभ। क्या नाम है इसका, फिक्स्ड खेल है या फिक्स्ड मलखंभ है। और यह खेल हमेशा याद रखेंगे पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों के द्वारा ही खेला जाएगा। तो मलखंभ कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला प्रकार फिक्स्ड
मलखंब, और फिक्स्ड मलखंब कौन खेलेगा? पुरुष वर्ग के खिलाड़ी खेलेंगे। अगला जो खेल है वो आप याद रखेंगे शेप मलखंब। ठीक है, शेप मलखंब जो है ये महिला खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। हम इसे आधुनिक मलखंब खेल भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं दोस्तों? आधुनिक मलखंब खेल भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है हैंगिंग मलखंब। क्या है? हैंगिंग मलखंब। अब जरा समझना कि आपसे कभी पूछता है मलखंब खेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आप याद रखेंगे, एक तो हो गया आपका कौन सा? फिक्स्ड मलखंब। दूसरा हो गया हैंगिंग मलखंब। यानी कि आप दो बातें, पुरुष वर्ग के लिए मलखंब खेल 2 तरह के होते हैं, एक तो फिक्स होता है, एक आपका कैसा? हैंगिंग होता है। ये कुछ ऐसे याद रखो, ये इसी का एक संक्षिप्त या शॉर्ट रूप होता है या छोटा रूप होता है। किसका? फिक्स्ड मलखंब का एक संक्षिप्त या शॉर्ट रूप या छोटा सा रूप होता है हैंगिंग मलखंब। अब हमने महिलाओं को भी शामिल करने के लिए, महिलाओं को इस खेल में शामिल करने के लिए एक नया वेरिएंट तैयार कर लिया, एक नया प्रकार तैयार किया जिसका नाम है शेप मलखंब। ये महिलाओं के लिए है। तो बाई चांस कभी ऐसा प्रश्न पूछे, बताएं मलखंब खेल का ऐसा खेल या ऐसा प्रकार जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, तो याद रखना महिलाएं, देखो क्या है कि हम हमेशा भारत देश जो है ये हमेशा मातृशक्ति को नमन करता है, प्रणाम करता है, मतलब हम सब करते हैं। और दूसरी बात याद रखना, हम लोग महिलाओं की हमेशा हिफाजत की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। तो हम सभी देश के नागरिक क्या करते हैं? इन सब बातों को फॉलो करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? महिलाएं कोई भी खेल खेलें, चाहे भले ही मलखंब खेलें, लेकिन वो सेफ हो, ऐसा याद रख लो। महिलाएं कोई सा भी खेल खेलें, लेकिन एक बात याद रखना, बस वो महिलाएं कैसी हो? सेफ हो। तो मलखंब खेल में भी महिला कैसी होनी चाहिए? शेप होनी चाहिए। ऐसा करके याद रखो। तो आपका एक फिक्स हो गया, एक हैंगिंग हो गया, ये दोनों पुरुष के लिए हो गए। और महिलाओं के लिए जब पूछेगा तो आप बताएंगे शेप खेल, शेप मलखंब याद रखो महिलाओं के लिए। तो 3 प्रकार हो गए, तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। अभी थोड़ी सी इनके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। मलखंब खेल के प्रकार की यदि बात की जाए तो आप सबसे पहले प्रकार को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला प्रकार क्या होता है इसका जरा समझिएगा, जरा समझना। ये दूसरा प्रकार खुला है, रुको जरा। मलखंब खेल के प्रकार में ये है फिक्स, ये इसका पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप। हम इसको समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले यदि इसको समझा जाए तो आप इसमें याद क्या रखेंगे? इसमें क्या करते हैं? जमीन में हम 10 से 12 फीट ऊंची, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची एक शीशम की या सागौन की लकड़ी लेते हैं। जैसा अभी आपने इमेज में देखा होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की एक लकड़ी रखी हुई थी। अभी आपने इमेज में देखा होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की एक लकड़ी रखी हुई थी। तो आप क्या देखें, इसमें क्या है? जमीन में गाड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं। और 10 से 12 फीट ऊंची लकड़ी होती है, किसकी? शीशम की हो सकती है, सागौन की हो सकती है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे, शीशम या सागौन की लकड़ी बनी होती है। कभी पूछे इस लकड़ी का जो व्यास होगा वो कितना होता है, तो आप बताएंगे इसका 1.2, 1.5 से 2 इंच के आसपास होता है। 1.2 से 2 इंच के आसपास होता है, यानी कि 1.5 से 2 इंच के आसपास होता है इसका व्यास। ठीक है, पर और इसी लकड़ी पर, जैसे माना कि हम यहां पे सीधे सीधे एक पोल जैसी संरचना बना देते हैं। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि ये माना कि ये मान लो कि ये क्या है? ये आपका एक खंभ या पोल बना दिया मैंने, और इस खंभ या पोल को आप क्या कह रहे हैं? ये सागौन या शीशम की लकड़ी है। क्यों हम लोग सागौन या शीशम की लकड़ी ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होती है, सॉलिड होती है, इसलिए हम सागौन या शीशम की लकड़ी लेंगे। अब ये इसका जो व्यास है ना, तो व्यास कितना होता है? 1.5 से 2 इंच के आसपास होता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? अब जरा दूसरी बात को समझना। कभी पूछेगा, अब यहां पे क्या होंगे? अभी आपने देखा यहां पे खिलाड़ी जो होंगे वो अपने योग का, खेल का कर्तव्य या प्रदर्शन करते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसका अभ्यास मुख्यतः कौन करता है? पुरुष वर्ग के खिलाड़ी करते हैं। यानी कि मलखंब में फिक्स्ड गेम कौन खेलेगा? पुरुष खेलेंगे। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि इसमें पुरुष वर्ग के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात समझो, इसे पोल मलखंब भी कहते हैं। शायद कभी पूछे कि बताइएगा कि पोल मलखंब खेल में किस वर्ग के खिलाड़ी शामिल होते हैं? ऑप्शन ए दे देगा दोस्तों महिला शामिल होती हैं, ऑप्शन बी दे देगा पुरुष शामिल होते हैं, ऑप्शन सी दे देगा कि ए और बी दोनों हैं, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज हैं। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? तब आंसर करेंगे कि पोल मलखंब है तो उसमें सिर्फ, क्योंकि उसका नाम ही फिक्स्ड गेम है,
उसी का नाम फिक्स्ड गेम है। तो सीधी सीधी बात है कि पुरुष वर्ग के खिलाड़ी इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बोलो बात समझ में आ पाई, क्लियर हो पाई या नहीं? क्लियर है ना? आगे बढ़ लें, चलो अगला देखो। अभी थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे लगी है। देखो हैंगिंग मलखंभ की बात करते हैं दोस्तों। अब मलखंभ का एक दूसरा प्रकार, मलखंभ का सेकंड टाइप है। ये क्या है? मलखंभ का सेकंड टाइप है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़िएगा। फर्स्ट कौन सा था, फटाफट बता, बोल के बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट से याद रखो। देखो आप भूल भी जाओ ना तो मैं भूलने थोड़े ना दूंगा। आप लाख कोशिश कर लो कि मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा। ये फर्स्ट था और ये फिक्स था। बताओ याद रहेगा कि नहीं? ये फर्स्ट मलखंभ या पहला प्रकार फर्स्ट मलखंभ, फिक्स्ड मलखंभ, सीधी सीधी बात है ना। सेकंड की बात कर रहे हैं। अब मलखंभ में जो खिलाड़ी होगा वो कहीं इधर लटकेगा, कहीं उधर लटकेगा। तो लटकेगा तो हैंगिंग कर दो, हैंग मलखंभ कर दो या हैंगिंग मलखंभ कर दो, सीधी सीधी बात है, कुछ कठिन थोड़े ना है। हैंगिंग मलखंभ, अब जरा समझना क्या इसकी विशेष बात है। ये जो है आपके फिक्स्ड मलखंभ का छोटा एडिशन है, छोटा संस्करण है। ये बात हमें याद रखना है। कभी पूछ ले पोल मलखंभ से या फिक्स मलखंभ से छोटा खेल किसको माना जाता है, उसी का छोटा वर्जन किसको कहते हैं? तो आंसर कर दो, इसका नाम है हैंगिंग। दूसरी बात, इसमें लकड़ी के खंबे पर एक हुक या एक चेन होगी। इससे या इसकी सहायता से जमीन से लगभग 4 फीट ऊंचे, जमीन से लगभग 4 फीट ऊंचाई पर क्या करेंगे, एक दूसरी लकड़ी को लटका करके मलखंभ का अभ्यास किया जाता है। यानी कि ऐसा कह लो कि एक लकड़ी होगी, इस लकड़ी के सहारे क्या करेगा, चेन या रस्सी के सहारे वो लटका रहेगा और उस पर प्रदर्शन करेगा। और कितनी फीट ऊंचाई से? तो जमीन की सतह से 4 फीट की ऊंचाई से रह करके या इस ऊंचाई पर रह करके प्रदर्शन करता है। इसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग मलखंभ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेचारा अध पर लटका है, अधर में लटका है, इसीलिए तो हैंगिंग मलखंभ है। इसका अभ्यास भी कौन करेगा? तो आप तुरंत बता देंगे सर इसका अभ्यास जो है पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों के द्वारा किया जाएगा। किस वर्ग के खिलाड़ी? पुरुष वर्ग के खिलाड़ी। यानी कि फिक्स्ड और हैंग ये फिक्स्ड है कि इसमें पुरुष वर्ग के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करेंगे, शामिल होंगे। ये बात आप यहां से याद रखोगे। आगे चलते हैं, तीसरे की प्रकार की बात करते हैं और तीसरे प्रकार का नाम है शेप मलखंभ, जिसमें महिलाएं खिलाड़ी शामिल होने वाली हैं। चलो देखते हैं, जरा समझते हैं। तो देखो खंबा या खंबे के साथ में, एक मिनट रुको जरा, हाँ शेप मलखंभ की बात करते हैं जो महिलाओं के लिए है। ये बात आप याद रखें, यह मलखंभ का आधुनिक प्रकार है, आधुनिक टाइप है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसे हम लोग लेटेस्ट मलखंभ भी कह सकते हैं। कभी पूछ ले बताए मलखंभ खेल का आधुनिक प्रकार को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे हमने क्या किया, महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, तो उनके लिए नया यानी कि सेफ जोन बना दिया, उसका नाम है शेप मलखंभ। ऐसा करके याद रखो। इसका अभ्यास मुख्यतः कौन करेगा? महिलाएं करेंगे। इसमें पुरुष वर्ग के खिलाड़ी दोस्तों शामिल नहीं होंगे, यह बात हमें याद रखना है। इसमें एक रस्सी की सहायता से विभिन्न यौगिक मतलब योग की मुद्राएं, यौगिक को समझना, कहीं समझ आप इसको कंपाउंड वगैरह केमिस्ट्री का नहीं समझ लेना। यौगिक ये क्या है आप बताएंगे, ये योग की मुद्रा, योग की पोजीशन या योग की मुद्रा है ना। तो पोजीशन ऑफ योगा कह सकते हैं या योग की मुद्रा कह सकते हैं। यौगिक ना तो दिमाग में कि कंपाउंड चला जाए कि आपने दो अलग अलग विलियन से एक नया कुछ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। यौगिक का मतलब समझ गया ना, योग की मुद्रा है। तो ये क्या करेंगी, एक रस्सी होगी, उस रस्सी की सहायता से अपने योग का प्रदर्शन करती हैं। अब ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोप मलखंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं रोप मलखंभ? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर जो प्रदर्शन होगा ना वो दोस्तों कहां होता है, तो आप बताएंगे सर इसका प्रदर्शन जो होता है वो रस्सी पर हो रहा है। और रस्सी को क्या कहते हैं? रोप कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे रज्जू मार्ग के बारे में या रोप वे के बारे में। हिंदी में कहते हैं रज्जू मार्ग। रज्जू मतलब रस्सी, रज्जू मतलब क्या होता है, रज्जू का अर्थ हिंदी में होता है रस्सी, और रस्सी को आप लोग कहते हैं रोप। तो रोप वे का मतलब क्या है, आपने तमाम जगह देखे होंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का लटका दिया जिसमें आपने कुछ सिटिंग व्यवस्था कर दी, चेयर वगैरह लगा दी, और एक लोहे की बार या लोहे के तार पर इस प्रकार से बेचारा झूलता हुआ जाएगा और अगले स्टॉपेज पे जाके आपको वो उतार देगा। तो ये मार्ग जो है, इस मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, रज्जू मार्ग हिंदी में कहते हैं। नहीं तो आप लोग याद रखेंगे इसे रोप वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रोप वे भी कहते हैं। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। बोलो बात तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो आपको क्या याद रखना है कि आपके ये खेल 3 प्रकार के होते हैं।
तो हम अभी पढ़ रहे थे कि मलखंभ खेल के प्रकार। तो आप लोग समझ गए कि मलखंभ खेल के 3 प्रकार होते हैं, तीनों के नाम याद रखिएगा। एक फिक्स है, एक आपका हैंगिंग है और एक आपका शेप है। अब इसमें याद रखेंगे 2 खेल के प्रकार महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए हो गए और 2 पुरुषों के लिए 1 महिला के लिए, है ना। अब ये सारी बातें आपको याद रखना है कि हमसे एग्जाम में अब 200 प्रश्न कैसे भी किसी तरह के पूछे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपको कभी ऐसा एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा, अरे ये चीज तो हमें पढ़ाई नहीं गई, ये तो हमें पता ही नहीं चला, ऐसा भी था, ऐसा प्रश्न आ गया। तो ये कोई बहाने अब चलने वाले नहीं है। अब कमी होगी ना तो हमारे अभ्यास में या आपके अभ्यास में कमी होगी, है ना। अब देखो यहां से सारी बातें आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं मलखंभ खेल के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में, है ना। तो निरंतर देखते रहिएगा, क्योंकि एक भी एपिसोड छूटा मतलब एक भी क्लास छूटी तो सारी बातें गड़बड़ हो जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।